मैं पुनीत कुमार श्रीवास्तव अंजनी हिस्ट्री क्लास में आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। जैसा कि हम लोग पिछली क्लास में अर्थशास्त्र को कंप्लीट किया और उसके पिछले क्लासों में हम लोगों ने मानव की उत्पत्ति के विषय में या मानव के प्रकार के विषय में पढ़ा था। उसमें कुछ बिंदु बच गए थे, उन बिंदुओं को आज स्पष्ट किया जाएगा। तो आज हम आते हैं मानव पे। तो पुरातत्व में जो मानव की सर्वमान्य परिभाषा दी गई है वह यह दी गई है कि जो औजार बनाने वाले प्राणी हैं उसे ही मानव रूप में स्वीकार किया गया है। तो पुरातत्व में मानव की जो सर्वमान्य परिभाषा है उसके अंतर्गत यह माना गया है कि जो पत्थर के औजार बनाएंगे उन्हीं को मानव की श्रेणी में रखा जाता है या रखा गया है। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि पुरातत्व में मानव की सर्वमान्य परिभाषा, मानव की सर्वमान्य परिभाषा यह है कि जो पसाड़ के औजार या पत्थर के औजार या हथियार या उपकरण बनाते हैं उन्हें ही मानव की श्रेणी में या उन्हें ही मानव कहते हैं। बनाते हैं उन्हें ही मानव कहते हैं। तो यह परिभाषा जो है मानव की जो पाषाण काल में या पुरातत्व में दी गई है, पुरातत्व में मानव की सबसे मान्य परिभाषा यह है कि उसे औजार बनाने वाले प्राणी के रूप में स्वीकार किया गया है। तो पुरातत्व में मानव की सर्वमान्य परिभाषा यह है कि जो पत्थर के औजार, हथियार या उपकरण बनाते हैं उन्हें मानव कहते हैं या मानव रूप में उनको स्वीकार किया गया है। तो किसमें? पुरातत्व में मानव की सर्वमान्य परिभाषा क्या दी गई है? जो पत्थर के औजार, हथियार या उपकरण बनाते हैं उन्हें ही हम मानव स्वीकार करते हैं या उन्हें हम मानव कहते हैं। तो इस प्रकार हम लोगों ने ये परिभाषा पुरातत्व की है। पुरातत्व में मानव किसे माना गया है? पुरातत्व में मानव उसे माना गया है जो पत्थर के औजार, हथियार या उपकरण बनाते हैं। किसके? पत्थर के औजार, हथियार या उपकरण बनाते हैं, उनको हम मानव स्वीकार करते हैं। ये कौन बताता है? ये बताता है पुरातत्व। तो इस प्रकार हम लोगों ने देखा कि पुरातत्व ने मानव किसको माना? पुरातत्व ने मानव उसे माना जो पत्थर के औजार, हथियार या उपकरण या यंत्र बनाते हैं, उनको मानव रूप में या मानव प्राणी के रूप में वो स्वीकार करता है। अब आते हैं अगले पॉइंट पे। जो अगला पॉइंट है इसमें एक विद्वान है, सर्वप्रथम बेंजामिन फ्रैंकलिन ने मानव को औजार बनाने वाला प्राणी कहा। सर्वप्रथम बेंजामिन फ्रैंकलिन। कौन? सर्वप्रथम बेंजामिन फ्रैंकलिन ने मानव को
मानव को औजार बनाने वाला प्राणी कहा बनाने वाला प्राणी कहा है। तो इस प्रकार हम देख रहे हैं कि एक विद्वान है, सबसे पहले वो विद्वान कौन है? बेंजामिन फ्रैंकलिन। तो एक विद्वान है बेंजामिन फ्रैंकलिन। इन्होंने क्या बताया? इन्होंने सर्वप्रथम बताया कि मानव को औजार बनाने वाला प्राणी कहा। मानव को क्या कहा इन्होंने? सर्वप्रथम मानव को कहा कि ये औजार बनाने वाला प्राणी है। कैसा है प्राणी? औजार बनाने वाला प्राणी है। ये मानव औजार बनाने वाला प्राणी है। सर्वप्रथम किसने कहा? सर्वप्रथम कहा बेंजामिन फ्रैंकलिन ने। अब इसके बाद आते हैं अगले पॉइंट पे। तो इस प्रकार हम लोगों ने देखा कि एक विद्वान है बेंजामिन फ्रैंकलिन। कौन है? बेंजामिन फ्रैंकलिन। इन्होंने क्या कहा? इन्होंने सबसे पहले ये बताया कि मानव को औजार बनाने वाला प्राणी कहा। क्या कहा? मानव को औजार बनाने वाला प्राणी का सर्वप्रथम कहा। यही वो विद्वान है जिन्होंने बताया कि सर्वप्रथम बताया मानव औजार बनाने वाला प्राणी है। तो ये बताए हैं बेंजामिन फ्रैंकलिन ने। इन्होंने सर्वप्रथम इस बात को बताया कि मानव औजार बनाने वाला प्राणी है। यह बताया बेंजामिन फ्रैंकलिन ने। प्रारंभ में मानव ने जो औजार बनाए वो किसके बनाए? क्वार्टरजाइट के बनाए। तो प्रारंभ में मानव ने जो पाषाण उपकरण बनाए थे, उपकरण बनाए थे वे क्वार्टरजाइट पत्थर से बनाए थे। प्रारंभ में मानव जो पाषाण उपकरण बनाए थे या बनाया था वो क्वार्टरजाइट पत्थर से बनाया था। प्रारंभ में मानव जो पाषाण उपकरण बनाया था वह क्वार्टरजाइट पत्थर या पाषाण से, पत्थर कहिए या पाषाण कहिए, दोनों पर्यायवाची शब्द हैं। पत्थर माने पाषाण होता है, पाषाण माने पत्थर होता है। तो वह क्वार्टरजाइट पत्थर से बनाया था। जो औजार बनाया था वह क्वार्टरजाइट पत्थर से बनाया था। इस आधार पर प्रारंभिक मानव को क्वार्टरजाइट मानव भी कहते हैं। इस आधार पर प्रारंभिक मानव या इन मानवों को क्वार्टरजाइट मानव भी कहते हैं। क्वार्टरजाइट मानव भी कहते हैं। इस प्रकार हम लोगों ने देखा कि
जो प्रारंभ में मानव ने उपकरण बनाया, वह उपकरण किससे बनाया था, किस पत्थर से बनाया? तो प्रारंभ में जो मानव ने उपकरण बनाए, जिस पसार से उपकरण बनाए, वो कैसा पत्थर था? वह क्वार्टरजाइट पत्थर था। कैसा पत्थर था? क्वार्टरजाइट पत्थर था। इस आधार पर इन मानवों को या प्रारंभिक मानव को क्वार्टरजाइट मानव भी कहते हैं। तो इस प्रकार हम लोगों ने देखा प्रारंभ में जो मानव थे, जिस समय सभ्यता का बहुत विकास नहीं हुआ था, समाज नहीं बना था, जीवन शिकार पर आधारित था और कृषि का विकास नहीं हुआ था, उस समय मानव जो उसके पास संसाधन थे, सबसे पहला संसाधन उसके पास जो उपलब्ध था वह पत्थर के रूप में उपलब्ध था। पत्थर आसानों से मिल जाते थे क्योंकि ये गुफाओं में रहते थे। तो उन गुफाओं में इन्होंने जिन पत्थरों का प्रयोग किया उपकरण बनाने के लिए, जिससे शिकार कर सके और भोजन की प्राप्ति कर सके, तो उन पत्थरों में ये क्वार्टरजाइट पत्थर का प्रयोग करते थे। अब क्वार्टरजाइट पत्थर का प्रयोग करने से इनको क्वार्टरजाइट मानव भी कहा जाने लगा। तो इस प्रकार हम लोगों ने क्वार्टरजाइट मानव के विषय में देखा। अब भारतीय उपमहाद्वीप में मानव से संबंधित जो महत्वपूर्ण तथ्य हैं उनके विषय में हम लोग चर्चा करेंगे कि भारतीय उपमहाद्वीप में कई देश हैं, जैसे भारत है, बांग्लादेश है, पाकिस्तान है, अफगानिस्तान है। इनको लेकर के भारतीय श्रीलंका है, इनको लेकर के भारतीय उपमहाद्वीप का निर्माण होता है। तो भारतीय उपमहाद्वीप की दृष्टि से देखा जाए तो भारतीय उपमहाद्वीप यह एक भौगोलिक शब्दावली है, इसको थोड़ा हम जान लेते हैं। भारतीय उपमहाद्वीप, जैसा कि आप लोग महाद्वीप के विषय में जानते हैं कि 7 महाद्वीप इस पृथ्वी पर पाए जाते हैं जो अलग अलग आकृति में विद्यमान है। तो उसमें एक भारतीय उपमहाद्वीप का कॉन्सेप्ट बनाया है जिसमें कई देशों को मिला करके इस अवधारणा का निर्माण किया गया है, जिसमें भारत है, बांग्लादेश है, श्रीलंका है, पाकिस्तान है और अफगानिस्तान है। इनको लेकर के भारतीय उपमहाद्वीप का निर्माण होता है, या भारतीय महाद्वीप का जो अवधारणा है उसका निर्माण होता है। तो भारतीय उपमहाद्वीप की दृष्टि से देखा जाए तो भारतीय उपमहाद्वीप की दृष्टि से देखा जाए तो भारतीय उपमहाद्वीप की दृष्टि से देखा जाए तो सर्वप्रथम 1932 में, कब? सर्वप्रथम 1932 में पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के 1932 में पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के सर्वप्रथम 1932 में पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के पोतावर पठार या सर्वप्रथम 1932 में पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के पोतावर पठार या शिवालिक पहाड़ियों वाले इलाके से, या शिवालिक पहाड़ी वाले इलाके से दो कंकाल की दो मानव खोपड़ियां मिली हैं। 2 कंकाल नहीं, पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के पोतावर पठार या शिवालिक पहाड़ी वाले इलाके से 2 मानव खोपड़ियां मिली हैं। 2 मानव
खोपड़ियां, 2 मानव खोपड़ियां मिली हैं, मिली है। इस प्रकार हम लोगों ने देखा कि भारतीय उपमहाद्वीप की दृष्टि से देखा जाए तो सर्वप्रथम 1932 में पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के पोतावर पठार या शिवालिक पहाड़ी वाले इलाके से 2 मानव खोपड़ियां मिली हैं, जिनको जी.ई. लुईस ने जिनको जी.ई. लुईस ने रामापिथेकस एवं शिवापिथेकस की संज्ञा दी। जिनको जी.ई. लुईस ने रामापिथेकस एवं शिवापिथेकस की संज्ञा दी है। शिवापिथेकस की संज्ञा दी है। इस प्रकार हम लोगों ने देखा कि भारतीय महाद्वीप की दृष्टि से देखा जाए तो सर्वप्रथम 1932 में पाकिस्तान के 1932 में पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के पोतावर पठार, कौन सा पठार है? पोतावर पठार या शिवालिक पहाड़ी वाले इलाके से 2 मानव खोपड़ियां मिली हैं। कितनी खोपड़ियां मिली हैं? 2 मानव खोपड़ियां मिली हैं, जिनको एक विद्वान है जी.ई. लुईस। कौन से विद्वान हैं? जी.ई. लुईस ने इन 2 खोपड़ियों को क्या नाम दिया है? एक को नाम दिया है रामापिथेकस एवं दूसरे को नाम दिया है शिवापिथेकस की संज्ञा दी है। तो इस प्रकार जो ये विद्वान है जी.ई. लुईस ने पहली खोपड़ी को रामापिथेकस एवं दूसरी खोपड़ी को शिवापिथेकस की संज्ञा दी है। इसमें जो रामापिथेकस है, रामापिथेकस ये क्या है? ये महिला है। रामापिथेकस क्या है? जो रामापिथेकस की खोपड़ी है ये महिला की है। तो जो रामापिथेकस है वह महिला है। तो इस प्रकार हम लोगों ने देखा कि जो भारतीय उपमहाद्वीप है, भारतीय उपमहाद्वीप के पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में कब? 1932 में। सर्वप्रथम 1932 में पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के पोतावर पठार, कौन से पठार? पोतावर पठार या शिवालिक पहाड़ी वाले इलाके से, किस पहाड़ी से? शिवालिक पहाड़ी वाले इलाके से 2 मानव खोपड़ियां मिली हैं, जिनको एक विद्वान है, उनका नाम क्या है? जी.ई. लुईस। इन दो खोपड़ियों का नामकरण करते हैं। पहले का क्या नाम रखते हैं? रामापिथेकस एवं दूसरे का क्या नाम रखते हैं? शिवापिथेकस। अब इसमें जो रामापिथेकस क्या है? महिला है। तो इस प्रकार ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ। अब अगले पॉइंट पे आते हैं कि एक और खोपड़ी मिलती है जिसका नाम ब्रह्मापिथेकस है। जो अगली खोपड़ी मिलती है या अगला अवशेष मिलता है मानव का, वह ब्रह्मापिथेकस है। तो इस प्रकार हम लोगों ने देखा कि भारतीय उपमहाद्वीप में सर्वप्रथम 1932 में पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के पोतावर पठार या शिवालिक पहाड़ी वाले इलाके से 2 मानव खोपड़ी मिलती है और इन खोपड़ियों का नामकरण एक विद्वान है जी.ई. लुईस ने पहले खोपड़ी का नाम रामापिथेकस और दूसरी खोपड़ी का नाम शिवापिथेकस रखा है, और जो रामापिथेकस है वह एक महिला है। अब आते हैं तीसरे मानव पे, इसकी खोपड़ी मिलती है, इसका नाम है ब्रह्मापिथेकस।
जो तीसरी खोपड़ी मिलती है वह है ब्रह्मापिथेकस। जब इसकी प्राप्ति हो जाती है तो इन तीनों को संयुक्त रूप से रामापिथेकस, शिवापिथेकस एवं ब्रह्मापिथेकस की प्राप्ति होने के बाद, ब्रह्मापिथेकस की प्राप्ति होने के पश्चात इन तीनों में कौन कौन आएंगे? इन तीनों में रामापिथेकस प्लस शिवापिथेकस प्लस ब्रह्मापिथेकस, ये ब्रैकेट में है। इन तीनों का नाम ब्रैकेट में है, रामापिथेकस, शिवापिथेकस, ब्रह्मापिथेकस। इन तीनों को संयुक्त रूप से देववानर कहा जाता है। इन तीनों को संयुक्त रूप से कौन कौन? रामापिथेकस, शिवापिथेकस और ब्रह्मापिथेकस। इनको संयुक्त रूप से शिवालिक जो पहाड़ के विषय में हम लोगों ने पढ़ा, शिवालिक के देववानर कहते हैं या संज्ञा दी गई है, कहते हैं। तो इस प्रकार हम लोगों ने देखा कि जो एक विद्वान थे G.E. लुईस, उन्होंने जो दो मानव खोपड़ी मिली थी, कहाँ से? पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के पोतावर पठार या शिवालिक पहाड़ी वाले इलाके से। तो उन दो खोपड़ियों को, जिसमें रामापिथेकस और शिवापिथेकस था, उन्होंने नामकरण रखा। उसके बाद ब्रह्मापिथेकस की प्राप्ति होती है। अब ये तीन मानव को संयुक्त रूप से हम क्या कहते हैं? विद्वानों ने क्या कहा है? शिवालिक के देववानर। क्या कहा है? शिवालिक के देववानर कहा है। तो इस प्रकार हम लोगों ने देखा कि ये तीन खोपड़ियां मिलने के आधार पे इस कॉन्सेप्ट का निर्माण हुआ है। अब आगे हम आते हैं 1966 में। कब? 1966 में अफगानिस्तान के दर्रा ए कूर, 1966 में अफगानिस्तान के दर्रा ए कूर, 1966 में अफगानिस्तान के दर्रा ए कूर या लुई द्रुपी से किससे? लुई द्रुपी से निएंडरथल मानव के पुरावशेष प्राप्त हुए हैं। निएंडरथल मानव के पुरावशेष प्राप्त हुए हैं। शेष प्राप्त हुए हैं। तो इस प्रकार हम लोगों ने देखा कि 1966 में, कब? 1966 में अफगानिस्तान के, कहाँ के? अफगानिस्तान के। 1966 में अफगानिस्तान के दर्रा ए कूर, क्या? दर्रा ए कूर या लुई द्रुपी, कौन सा स्थान है? दर्रा ए कूर स्थान है, दर्रा ए कूर या लुई द्रुपी। अफगानिस्तान से, जो अफगानिस्तान में स्थान है, दर्रा ए कूर या लुई द्रुपी से
निएंडरथल मानव के पुरावशेष प्राप्त हुए हैं। किस मानव के? निएंडरथल मानव के पुरावशेष, मतलब जो उसके बॉडी का कंकाल बचा हुआ था वो प्राप्त हुए हैं, जो हड्डी रूप में है। तो इस प्रकार हम लोगों ने देखा कि 1966 में अफगानिस्तान के दर्रा एकूर या लुई द्रुपी से, कहां से? दर्रा एकूर या लुई द्रुपी से, अफगानिस्तान के दर्रा एकूर या लुई द्रुपी से 1966 में निएंडरथल मानव का पुरावशेष मिलता है। तो 1966 में अफगानिस्तान के दर्रा एकूर या लुई द्रुपी से निएंडरथल मानव के पुरावशेष की प्राप्ति होती है। तो जो अफगानिस्तान का दर्रा एकूर है या लुई द्रुपी है, वहां से क्या मिला है? निएंडरथल मानव के पुरावशेष मिले हैं। अब आते हैं जो श्रीलंका में कुछ गुफाएं हैं, 4-5 गुफाएं हैं श्रीलंका में, 4-5 गुफाएं हैं। वहां से होमोसेपियंस के प्राचीन अवशेष प्राप्त हुए हैं, या आधुनिक मानव के पुरावशेष प्राचीनतम प्राप्त हुए हैं श्रीलंका की गुफाओं से। उनको जान लेते हैं, परीक्षा के दृष्टिकोण से वो महत्वपूर्ण है। तो श्रीलंका की गुफा से, श्रीलंका की गुफा से प्राचीनतम आधुनिक मानव के प्राचीनतम आधुनिक मानव के पुरावशेष प्राप्त हुए हैं। पुरावशेष प्राप्त हुए हैं। इन गुफाओं को अभी हम लोग जानते हैं, पहले इसको समझ लें। तो जो श्रीलंका से 4-5 गुफा मिली है, वहां से श्रीलंका की गुफाओं से हमें होमोसेपियंस के प्राचीनतम मानव के पुरावशेष प्राप्त हुए हैं। तो वही ये बताया गया है यहाँ पे कि श्रीलंका की गुफा से प्राचीनतम आधुनिक मानव के पुरावशेष प्राप्त हुए हैं। अब हम उन गुफाओं को लिखते हैं। पहली गुफा है फाहियन गुफा। फाहियन गुफा है। पहली गुफा जो है वो फाहियन गुफा है। दूसरी गुफा है बाटा डोम्बा लेन गुफा। जो दूसरी गुफा है बाटा डोम्बा लेन गुफा, ये हो गई। और तीसरी गुफा है बेबी लोन गुफा। तीसरी गुफा कौन है? बेबी लोन गुफा है। तीसरी गुफा बेबी लेन गुफा है। बेबी लेन गुफा है। और जो चौथी गुफा है, तो पहली गुफा फाहियन गुफा हो गई, दूसरी गुफा बाटा डोम्बा लेन गुफा हो गई, तीसरी गुफा बेबी लेन गुफा हो गई, और चौथी गुफा अलू लेन गुफा है। अलू लेन गुफा है। तो इस प्रकार हम लोगों ने देखा कि श्रीलंका की जो गुफाएं हैं, जिसमें फाहियन गुफा, बाटा डोम्बा लेन गुफा, बेबी लेन गुफा और अलू लेन गुफा, ये जो 4 गुफाएं, 4 गुफाओं में जो प्राचीनतम आधुनिक मानव के पुरावशेष हैं वो इनसे क्या होते हैं? प्राप्त होते हैं। तो ये परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है कि श्रीलंका की जितनी ये गुफाएं हैं, फाहियन गुफा, बाटा डोम्बा लेन गुफा, बेबी लेन गुफा और अलू लेन गुफा,
तो इस प्रकार हम लोगों ने आज मानव से संबंधित उनकी प्राप्ति स्थल के विषय में हम लोगों ने चर्चा की है। इसमें कुछ बिंदु अभी बचे हुए हैं जो अगली क्लास में हम लोग उसको पूर्ण करने का प्रयास करेंगे। तो आज इस क्लास को यहीं समाप्त किया जाता है और मैं पुनीत कुमार श्रीवास्तव आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। धन्यवाद।